बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के लिए गणित विषय के लिए अध्याय 5 जो कि प्रारंभिक आकारों को समझना है, इसकी प्रश्नावली 5.8 करेंगे। तो पहले प्रश्न 1 हल करते हैं। इसमें दिया गया है, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। बच्चों, हम जानते हैं कि बहुभुज रेखाखंडों से बनी बंद आकृति होती है। तो बहुभुज होने के लिए आकृति को बंद होना जरूरी है और वह रेखाखंडों से मिलकर बनी होनी चाहिए। तो बच्चों, भाग ए की आकृति को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बंद नहीं है। यहाँ पर रेखाखंड तो है लेकिन यह आकृति बंद आकृति नहीं है, क्योंकि बंद आकृति उसको कहेंगे जो पहला रेखाखंड और उस आकृति का अंतिम रेखाखंड दोनों मिले होने चाहिए। तो पहली आकृति यानी भाग ए की आकृति बंद आकृति नहीं है, इस वजह से यह बहुभुज नहीं होगा। तो पहली आकृति का बहुभुज ना होने का कारण यह है कि ये बंद नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। बच्चों, अगर भाग बी यानी कि दूसरी आकृति की बात करें तो ये आकृति बंद आकृति है और इस आकृति में सभी रेखाखंड हैं, यानी यह बंद आकृति है और रेखाखंड से मिलकर बनी हुई है। ये आकृति रेखाखंडों से घिरी हुई है और बंद आकृति है, इस वजह से इसको हम बहुभुज कहेंगे। तो भाग बी की आकृति एक बहुभुज है क्योंकि ये रेखाखंडों से घिरा हुआ है। बच्चों, भाग सी की आकृति को अगर हम देखें तो ये आकृति बहुभुज नहीं हो सकती क्योंकि इसमें हम रेखाखंड नहीं देख पा रहे हैं। ये रेखाखंडों से घिरी आकृति नहीं है, यह एक वक्रीय आकृति है। बंद आकृति तो है लेकिन ये पूरा का पूरा बंद वक्र दिया हुआ है। तो ये आकृति रेखाखंडों से बनी हुई आकृति नहीं है, इसको हम बहुभुज नहीं कह सकते हैं। बच्चों, भाग डी की जो आकृति है इसमें भी हम दो रेखाखंड हम देख रहे हैं। ये रेखाखंड दोनों रेखाखंड है और ये बंद आकृति तो है लेकिन तीसरा ये वक्र से ये घिरा हुआ है। ये दोनों रेखाखंड और ये वक्र मिले हुए हैं, इसको हम बहुभुज नहीं कह सकते। इसको बहुभुज क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये केवल रेखाखंडों से नहीं बना है। तो बच्चों, पहली आकृति में स्पष्ट है कि यह बंद आकृति नहीं है। रेखाखंड तो है, ये सब हम रेखाखंड देख पा रहे हैं कि रेखाखंडों से मिलके बनी हुई है। ये सभी रेखाखंड है लेकिन ये बंद नहीं है, इस वजह से ये बहुभुज नहीं होगा। दूसरी में अगर देखें, ये सभी रेखाखंड है और ये रेखाखंड सभी मिले हुए हैं। अगर हम किसी पहले रेखाखंड से शुरू करें तो अंतिम रेखाखंड पहले रेखाखंड से मिला हुआ है और ये आकृति घिरी हुई आकृति है। सभी रेखाखंड हैं इसमें, इस वजह से ये बहुभुज होगा। अगर हम तीसरी आकृति की बात करें, इसमें रेखाखंड नहीं है, ये बंद आकृति तो है लेकिन ये वक्रीय आकृति बंद आकृति है, तो ये बहुभुज नहीं होगा। तो इसमें जो बहुभुज होंगे, भाग बी बहुभुज होगा और कोई बहुभुज नहीं होगा। प्रश्न 2, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। इनमें से प्रत्येक के 2 और उदाहरण बनाइए। बच्चों, आकृति ए को अगर हम देखें तो ये बहुभुज, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं इसको अगर हम गिने तो ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी और ये चौथी, इसका मतलब 4 भुजाओं वाला बहुभुज और इसको हम कहते हैं चतुर्भुज। तो भाग ए की आकृति चतुर्भुज होगी। बच्चों, भाग बी की आकृति को अगर देखें, इसमें पहला रेखाखंड, दूसरा और तीसरा, ये 3 भुजाएं हैं इस बहुभुज के। तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को हम त्रिभुज कहते हैं। तो भाग बी की आकृति त्रिभुज की आकृति है। भाग सी की अगर बात करें तो भाग सी में भुजाएं हम गिन लेते हैं, पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड 5वीं। तो ये 5 भुजाओं वाला बहुभुज है और 5 भुजाओं वाले बहुभुज को हम पंचभुज कहते हैं। बच्चों, भाग डी की बात करें, यह आकृति, इस आकृति में भुजा हम गिन लेते हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं और कुल भुजा ये 8वीं। कुल भुजा 8 भुजा है
तो 8 भुजाओं वाले बहुभुज को हम अष्टभुज कहते हैं। अब बच्चों हमने प्रत्येक के दो दो उदाहरण भी यहाँ पर देने हैं। तो चतुर्भुज के यहाँ पर हम उदाहरण दे देते हैं। 2 चतुर्भुज हम बना सकते हैं, जैसे कि एक चतुर्भुज हमने, तो पहला उदाहरण समांतर चतुर्भुज का हो सकता है। दूसरा चतुर्भुज हम वर्ग बना सकते हैं। तो ये 2 उदाहरण हमने यहाँ पर 2 आकृति, ये चतुर्भुज की आकृति हमने बनाई हुई है। पहली आकृति या पहला बहुभुज समांतर चतुर्भुज है और दूसरा वर्ग है। इसी तरह से भाग बी में हमने 2 और हम त्रिभुज बना सकते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज हम दिखा सकते हैं और दूसरा हम अधिक कोण त्रिभुज दिखा सकते हैं। भाग सी में हम ये पंचभुज यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो हम एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड, ये तीसरा रेखाखंड, ये चौथा रेखाखंड और ये 5वां रेखाखंड। तो इन रेखाखंडों की लंबाइयां अलग अलग हो सकती हैं। तो ये पंचभुज होगा। दूसरा पंचभुज भी इसी तरह से हम अलग अलग लंबाइयों को, या जैसे कि हम 1-2 लंबाई हमने ये बराबर ले ली और ये तीसरी लंबाई भी बराबर ले ली। 2 लंबाइयां हम अलग अलग या बराबर भी ले सकते हैं। अगर हमने ये सभी लंबाइयां पंचभुज की, रेखाखंडों की लंबाइयां बराबर ली हुई हैं, तो ऐसे पंचभुज को हम सम पंचभुज कह सकते हैं। तो भाग डी में बच्चों हमने एक अष्टभुज बनाना है। तो ये हम अष्टभुज बना लेते हैं। अलग अलग लंबाइयों के रेखाखंडों से मिला के 8 रेखाखंड हमने लेने होंगे। तो ये हमने 8 रेखाखंड इस तरह से हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 8 रेखाखंड लिए हुए हैं और ये अलग अलग लंबाई के हैं। तो ये अष्टभुज होगा। और अगर हम इन सभी रेखाखंडों की लंबाइयों को बराबर ले लें तो एक सम अष्टभुज हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये सम अष्टभुज हम यहाँ पर ये हमने ले लिया। तो ये हमने दूसरी आकृति भाग डी की दिखाई हुई है। तो इसमें ये सभी लंबाई यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ जी बराबर जी एच, ये सभी लंबाइयां यानी ये रेखाखंडों की लंबाइयां बराबर है। तो ये सम अष्टभुज होगा। प्रश्न 3, एक सम षटभुज का रफ चित्र खींचिए। उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। बच्चों सबसे पहले तो हमें एक सम षटभुज बनाना है। यहाँ पर बच्चों सम का मतलब जो रेखाखंड हम लेंगे, यहाँ पर षटभुज मतलब 6 रेखाखंड हम लेंगे और बंद आकृति हमने बनानी है 6 रेखाखंडों से घिरी हुई और उन रेखाखंडों की लंबाई बराबर होनी चाहिए। तो सम षटभुज बन जाएगा। तो एक रफ आकृति खींच लेते हैं बच्चों। तो ये इस तरह से खींचेंगे। पहला रेखाखंड हम ले लेते हैं और दूसरे और तीसरे रेखाखंड आप देख रहे हैं हमने इस तरह से इनको जोड़ लिया। और तो ये 3 रेखाखंड हो गए और 3 रेखाखंड और इसी तरह से हम इसके विपरीत दिशा में जोड़ सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये आकृति जो है ये सम षटभुज होगा, क्योंकि इसके जो रेखाखंड हैं यानी ए बी रेखाखंड, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ई रेखाखंड, फिर एक रेखाखंड ई एफ हो गया और अंतिम रेखाखंड ए एफ हो गया। ये सभी रेखाखंड ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ई डी बराबर एफ ई बराबर ए एफ है। तो ये सम षटभुज होगा। अब प्रश्न में आगे कहा गया है कि उनके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। तो यहाँ पर हमने इस षटभुज का नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ये ए बी सी डी ई एफ एक सम षटभुज होगा। अब इसके हमने 2 शीर्ष इसको हम जोड़ देते हैं, ए और ई इनको ले लेते हैं। तो ए और ई को अगर हम जोड़ दें तो ए को ई से हम जोड़ देते हैं, मिला देते हैं ए को ई से। तो ये हम देख रहे हैं कि एक आकृति या एक यहाँ पर हम त्रिभुज देख रहे हैं कि ये त्रिभुज ए ई एफ हमें मिल रहा है। और बच्चों ये जो त्रिभुज ए ई एफ होगा क्योंकि इसमें इस त्रिभुज की 2 भुजाएं ए एफ और एफ ई बराबर हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज ए ई एफ समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जो कि हमें 2 शीर्ष को मिलाने से मिला है। प्रश्न 4, किसी सम अष्टभुज का एक रफ चित्र खींचिए। बच्चों यहाँ पर सम अष्टभुज, यहाँ पर हमने प्रश्न
3 की तरह इस प्रश्न को करना है। सम का मतलब सभी 8 भुजाएं बराबर लेनी है। अष्टभुज बनाना है तो 8 भुजाएं होंगी और ये सभी बराबर लेनी होंगी। आगे कहा गया यदि आप चाहें तो वर्गकृत कागज का प्रयोग कर सकते हैं। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए। तो बच्चों सम अष्टभुज के लिए हमें 8 भुजाएं बराबर भुजाएं लेनी होंगी। तो इसको देखिएगा कैसे बनाएंगे। पहले हम एक भुजा ले लेते हैं और इसके बराबर ये हमने 2 भुजाएं ले ली। फिर हमने 2 भुजाएं और इसको हम दोनों भुजाओं को ले लिया आमने सामने समांतर, और नीचे भी हमने कुछ इस तरह की आकृति जोड़नी होगी। तो हमने ये देखिएगा इस आकृति को अब प्राप्त कर लिया है। अब इसका नामकरण कर देते हैं। शुरुआत करते हैं ए से। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो बच्चों ए बी सी डी ई एफ जी एच ये बहुभुज एक सम अष्टभुज होगा, क्योंकि इसमें इसके जो रेखाखंड है इसकी भुजाएं हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी बराबर ई एफ बराबर एफ जी बराबर जी एच बराबर एच ए है। इस वजह से यह बहुभुज सम अष्टभुज होगा, क्योंकि सभी भुजाएं 8 भुजाएं बराबर हैं। अब प्रश्न में कहा गया है कि इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम H से C को मिला दें तो इस सम अष्टभुज का जो शीर्ष है H को अगर हम C से मिला दें और दूसरे 2 शीर्ष G को अगर हम D से मिला दें तो एक हमें आकृति आयत के रूप में प्राप्त होती है। इस आयत का नाम HGDC होगा। तो HGDC एक आयत है। प्रश्न 5, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके 2 शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त होता है। यह इसकी भुजाएं नहीं होती हैं। एक पंचभुज का रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। बच्चों हम विकर्ण तो जानते हैं कि विकर्ण हम कैसे खींचते हैं। आसन शीर्षों को छोड़कर किन्हीं 2 शीर्षों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वह विकर्ण होता है। तो पहले एक हम पंचभुज का रफ चित्र खींच लेते हैं। पंचभुज में 5 भुजाएं होंगी। तो 5 भुजाओं को हम यानी 5 रेखाखंडों को जोड़ लेते हैं, बंद आकृति बना लेते हैं, तो वो बहुभुज पंचभुज होगा। तो ये आकृति बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये हमने बना ली है 5 रेखाखंडों को जोड़ के। इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई। तो बच्चों ए बी सी डी ई यह पंचभुज होगा। अब बच्चों हमने इसके विकर्ण खींचने हैं, तो विकर्ण खींचने के लिए हम 2 शीर्ष को मिलाएंगे और इतना ध्यान रखना है ये 2 शीर्ष आसन शीर्ष नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर कुल शीर्ष 5 शीर्ष है ए बी सी डी ई। तो आसन शीर्ष को अगर हम छोड़ दें तो जैसे ए को हम सी से मिला सकते हैं तो ये विकर्ण होगा। तो ए से सी को हमने मिला लिया, ये विकर्ण है। इसी तरह से ई को बी से मिलाने से एक विकर्ण मिल जाएगा। ई और बी आसन शीर्ष नहीं है। इसी तरह से बच्चों हम ए से डी को मिला सकते हैं। ए और डी आसन शीर्ष नहीं है तो ए डी विकर्ण होगा। और हम ई से सी को मिला सकते हैं। सो ई से सी को अगर मिलाया, क्योंकि ई और सी आसन शीर्ष नहीं है, तो ये ई सी विकर्ण होगा। बी से डी को अगर हम मिलाए, क्योंकि बी और डी शीर्ष आसन शीर्ष नहीं है, तो बी और डी को अगर मिलाना है, बी डी जो होगा वह विकर्ण होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो विकर्ण होंगे, एक विकर्ण AC होगा, एक BE होगा, एक EC होगा, विकर्ण BD, विकर्ण AD। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।